आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्यों सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा गया था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। हाल ही में 21 अप्रैल गुजरा। आप सभी ने बार बार इस टैगलाइन को देखा होगा कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वह स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया होते हैं। आइए हम इसको डिकोड करते हैं कि आखिर सिविल सर्वेंट क्यों स्टील फ्रेम जो है वह कहे जाते हैं। तो देखो, सिविल सर्वेंट वे होते हैं जो सरकार की योजनाओं को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के जो अंग है, सरकार के जो अंग है, जैसे कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेटिव है, तो आखिर ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट किसका पार्ट होंगे? तो ये एग्जीक्यूट का पार्ट होंगे। और एग्जीक्यूट में दो तरह की कार्यपालिकाएं, दो तरह के एग्जीक्यूट होते हैं। एक जो कि नेता होते हैं और जिन्हें कि हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूट कहते हैं, और दूसरे जो कि परमानेंट होते हैं जिसे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी कहते हैं। और मेन इनका जो काम है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आखिर जो ब्यूरोक्रेसी है वह करती क्या है। तो ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई है उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करती है। डायरेक्ट लेवल पर अगर कोई, मान लीजिए, बहुत छोटा सा काम भी अगर किसी आधार कार्ड को लेकर होगा या किसी पर्टिकुलर योजना को लेकर होगा, तो वो काम कौन करेगा? डायरेक्ट रूप से जो वहां पर सिविल सेवक है, जो वहां पे डीएम है, वह अपने विभागों और बाकियों के थ्रू उस तक लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ सिविल सर्वेंट की बात आप सभी से करने वाली हूं। आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर कौन थी? डॉक्टर किरण बेदी, है ना। और वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर कौन थी, तो नाम आता है अन्ना रंजन मैम का, जिन्हें कि मद्रास कैडर में अपनी सेवाएं दी। और इनका जो एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है उस सोसाइटी में, जेंडर बायस को लेकर इन्होंने काफी काम किया कि एक सोसाइटी में जो मेल और फीमेल को लेकर एक जो स्टीरियोटाइप्स बने होते हैं कि सेम अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज को लेकर हो, जो कि वुमेन्स को नहीं मिल पाती है, उनको देने के लिए इन्होंने कंटिन्यू तरीके से काम किया। और दूसरा हम बात करेंगे यू संगयम सर की, जिनके द्वारा बेसिकली इनको जाना ही जाता है कि इन्होंने करप्शन को लेके कभी भी चीजों को टॉलरेट नहीं किया। इन्होंने करप्शन में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वह अपनाई, और इनके एफर्ट्स से कई तरह के जो करप्शन है वह एक्सपोज हुए और इन्हें इनाम भी मिला कि इनके बहुत सारे दुश्मन बन गए। वैसे भी जब कोई एक अच्छा काम कर रहा होता है, बाकी अगर ज्यादा संख्या में बेईमान हो, तो कहीं ना कहीं वह उसे खतरा मानने लगते हैं, जो एक ऑनेस्ट पर्सन होता है। और यही ऑनेस्टी एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। आप पेपर 4 एथिक्स में भी इस बात को पढ़ते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आप अगर मानते हैं कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होना चाहिए, किस बेस में मानते हैं, आपके अंदर कौन सी वैल्यूज है। तो व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होगा कि एक जो सिविल सर्वेंट है, मेक ऑल देयर डिसीजंस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। ऐसा कोई भी वह डिसीजन नहीं ले रहा है कि उसमें उसके पीछे कोई आधार, कोई बेस ना हो, या फिर वह पार्शियली तरीके से किसी डिसीजन को ले ले और लोगों को पता ही ना चले। तो वह बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में जो डिसीजन है वह लेता है। एक अच्छा सिविल सर्वेंट वही बनता है जो कि रिस्पॉन्सिव होगा। एक अच्छा सिविल सर्वेंट वही बनता है जो कि अपने काम में एक्सीलेंस लेकर आए। अब मैं इसी तरह के कुछ और सिविल सर्वेंट की आपसे बात करती हूँ। आपने बार बार अशोक खेमका जी का नाम जरूर सुना होगा। तो अशोक खेमका जो है, बेसिकली ये जो जाने गए कि अपने मैं ये 2023 को बेस करते हुए बात कर रही हूं कि इनके 30 ईयर का जो टोटल करियर था, 30 ईयर के टोटल करियर में इनके अब तक 56 जो पोस्टिंग है, मतलब 56 ट्रांसफर हो चुके हैं। और ये इनका अवार्ड है, जानते हैं किस चीज का? ऑनेस्टी का। कि जब ये ऑनेस्ट हो और एक इंसान ऑनेस्ट हो पूरे सिस्टम में, तब ऐसे में क्या होगा? बाकी सिस्टम डरने लगता है कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। और ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रांसफर है वह कर दिया जाता है। तो आप कई बार मूवीज में भी इन सब चीजों को देखते हैं कि अगर कोई एक पर्सन चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसी के अगेंस्ट काफी सारे जो लोग हैं वह हो जाते हैं। सो ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है लोगों के लिए काम करने के लिए, कि आप जॉब, कहा जाता है कि आप जब अगर जॉब करना चाहते हैं तब आप यूपीएससी का करियर बिल्कुल ना चुने। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको नेशन को सर्व करना है, सो यूपीएससी इज नॉट काइंड ऑफ, हम ये नहीं कह सकते कि ये जॉब है, हम इसको एज अ सर्विस मानते हैं, है ना। कि ये क्या है? नेशन सर्विस है, लोगों की सेवा है। आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, सरकारी नौकर भी कह दिया जाता है, तो आप खुद समझिए
कि बेसिकली जैसे कि जो देश का प्रधानमंत्री है वह कौन है, प्रधान सेवक है, तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स खुद को राजा कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो जो नेशन को सर्व करना चाहता है, जो लोगों से एम्पैथी रखता है, उनके लिए वर्क करना चाहता है, वही सच्चा सिविल सर्वेंट होता है। एक और केस स्टडी मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है इनके बारे में कि राजनेता या तो भगवान से डरते हैं, वैसे भी अभी इलेक्शन का समय चल रहा है। कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस या तो भगवान से डरते थे या टीएन शेषन से डरते थे। जब टीएन शेषन के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन रहे फ्रॉम 1990 टू 1996, और जब इन्होंने काम संभाला, तब इन्होंने कई इलेक्टोरल ऐसे रिफॉर्म किए, इलेक्टोरल पूरी जो प्रोसेसर है उसको कई तरीके से ट्रांसपेरेंट किया, और ऐसे में लोगों को यह पता चला कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी भी कोई संस्था होती है, और इलेक्शन कमिश्नर जो है वह इतना पावरफुल होता है। जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप नाश्ते में क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक पॉलिटिशियन को खा जाता हूं, उसके करियर को खा जाता हूं। इसका मतलब ये था कि इन्होंने चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें या फिर अन्य तरीके से हम इलेक्टोरल रिफॉर्म और इन सब की बात करें, इन्होंने कई ऐसे रिफॉर्म्स किए, और ये बहुत सख्त सिविल सर्वेंट थे। सो बेसिकली इन्होंने ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस और इनके टेन्योर में कई तरीके के रिफॉर्म किए, और इस वक्त सोचते थे पॉलिटिशियंस कि हमसे कोई गलती ना हो जाए और हमारा जो करियर है वह शुरू होने के पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो ये तो बात हुई अशोक खेमका जी की एंड टीएन शेषन की। सो व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का आखिर मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, जब आप एक पब्लिक ऑफिस पर हो तब आप ये नहीं कह सकते आपका एक डिसीजन लाखों करोड़ों लोग जो है उनको प्रभावित कर सकता है, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से, क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर बैठे हो, तो आपके अंदर बहुत जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी हो। ऐसे ही थोड़ी ना स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, क्योंकि कहीं देश जो है वह इन्हीं से चल रहा है। सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट ये हर सरकार के साथ अपना जो काम है वह करते रहते हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनको चलाते रहते हैं। सो अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें कि वह ऐसा नहीं कर सकते कि अपने डिसीजन को लेके बोल दे कि अरे गलती हो गई हमसे, तो ऐसा हो गया। वो अपने डिसीजन को लेके कैसे होंगे, अकाउंटेबल होंगे, वो जवाबदेह होंगे, अपने एक्शंस को लेके जिम्मेदार होंगे। आप देखिए कि मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया या फिर कहीं सुरक्षा व्यवस्था लचर है बहुत ज्यादा, तब ऐसे में अकाउंटेबल कौन होगा? जो वहां का डीएम होगा, जो वहां पे आईपीएस है ना। तो आपने कई ऐसे दबंग सिविल सर्वेंट की कहानियां कहीं ना कहीं जरूर सुन रखी होंगी, आपके अंदर मोटिवेशन भी जरूर आया होगा कि हाँ, मुझे सिविल सर्वेंट जो है वह बनना है। और ऐसे ही एथिक्स और केस स्टडी को जानने के लिए आप जो संकल्प प्रहार और हमारे बाकी बैचेस है उन सभी से जुड़ सकते हैं। सो देखो, अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें, सो व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मीन्स एक ऑनेस्टी, और वो ऑनेस्टी कि आप अपने पावर, पोजीशन, इन सभी का यूज अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ना करें। सो दैट इज इंटीग्रिटी, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। एक कहानी और एक केस स्टडी और ये है मणिपुर के आईएएस ऑफिसर की। तो मणिपुर में पोस्टेड थे तामनोंग डिस्ट्रिक्ट में, और जहां लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो सरकारी काम है और सरकारी काम में तो लेट होगा ही, वहां इन्होंने साबित किया कि गवर्नमेंट मदद करे ना करे, गवर्नमेंट हेल्प करे ना करे, अगर लोगों को अवेयर कर ले, अगर हम कम्युनिटी को इकट्ठा कर ले, उनका विश्वास हो कि हाँ ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है, तब डेफिनेटली ये जो काम है वह हो सकता है। तो इन्होंने उस बैरियर को भी नहीं माना। आप सोचिए, जहां 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए, ये तो फिर भी मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, अगर रोड में कहीं गड्ढा हो जाए उसको ठीक करने के लिए हो सकता है जाने कितने बिल लग जाए, और उसमें बीच में कितना भ्रष्टाचार हो गया हम सब नहीं जानते, क्योंकि इतनी लेयर, इतनी चीजें होती है ना कि बहुत आसान नहीं होता कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से और ऑनेस्ट तरीके से काम जो है वह करवा पाओ, क्योंकि जब एक प्रक्रिया में चीजें आती है ना तो कहीं थोड़ा बहुत तो चीजें 19-20 हो जाती हैं। तो ऐसे में इन सभी बाधाओं को ना मानते हुए इनके द्वारा 100 किलोमीटर लंबी रोड जो है वह बना दी गई थी, ना एक ना दो, पूरे 100 किलोमीटर लंबी रोड। अब आप सोचेंगे क्या ये पैसा इनका था? क्या ये पैसा इन्होंने अपनी जेब से लगाया होगा? तो नहीं, इन्होंने कम्युनिटी का जो पैसा है वह लगाया गया था, और जो वो रोड बनी थी उसको कम्युनिटी रोड कहा गया, उसको पीपल रोड कहा गया। और इसीलिए आर्मस्ट्रॉन्ग पाम की अगर हम बात करें, इनको मिरेकल मैन ऑफ इंडिया कहा, और इनके द्वारा कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट जो मॉडल है वो लाया गया, और पीपल्स रोड बेसिकली इसको कहा गया बिकॉज ऑफ ये जो पूरा रोड बना हुआ था वह कम्युनिटी के सपोर्ट से बना था, और इसलिए इन्होंने, इनका जो मॉडल था वह क्या कहलाया? मॉडल ऑफ कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट। तो जहां केवल सरकारी व्यवस्था और फाइल्स में ही उलझा देते हैं सिविल सर्वेंट, वहां कुछ ऐसे भी सिविल सर्वेंट होते हैं जो सच में समझते हैं कि नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना
उनका दायित्व है। दैट्स वाई कि हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है वह कहते हैं, कहा जाता है सिविल सेवक ही तो देश को चला रहे हैं। कोई देश कितना तरक्की करेगा किस बात पे डिपेंड करता है कि सिविल सेवाएं कैसी हैं, वहां की ब्यूरोक्रेट्स जो है वह कैसे है। ऐसे ही थोड़ी ना पेपर 4 जो एथिक्स है आपका, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आपके सिलेबस में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि लोग अब मूल्य भूलते जा रहे हैं, उन्हें वो वापस याद दिलाने हैं। ठीक है, पढ़ने के दौरान तो आपको पढ़ना ही है, भले ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं कि हो सकता है कि आप सिस्टम में जाने के बाद वो मूल्य आपके काम के नहीं रहे, जो कि प्रैक्टिकली लोगों को लगता है कि अभी हमें इंटीग्रिटी की बात करना है तभी हमारा सिलेक्शन होगा, अभी हमें पॉजिटिविटी, अभी हमें कमिटमेंट, अभी हमें अकाउंटेबिलिटी की बात करना है, लेकिन बाद में सिस्टम में आने के बाद हमें भी वही ढीलाशाही रवैया अपनाना है। तो बात की बातें बाद में, लेकिन अभी एक अच्छा इंसान और सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप में ये सारी जो खूबियां हैं वह जरूरी है। तो देखो ये क्या थे, इनके अंदर ये जो मूल्य है वे क्या शो कर रहा है, इनका काम शो कर रहा है इनका कमिटमेंट जो इनकी वर्क को लेकर था। इनका काम है कि देखो ऐसे तो सभी काम कर रहे हैं, कहा जाता है कोई व्यक्ति किस पद पर है उससे भी उसकी गरिमा होती है। मान लीजिए टीएन सेशन नहीं थे, उसके पहले पता ही नहीं था लोगों के इलेक्शन कमिश्नर भी हुआ करते हैं। जब वो आए, उन्होंने जब जाके आतंक मचाया, तब जाके पता चला कि हाँ इलेक्शन कमीशन जैसा भी कोई होता है। ऐसे ही देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देते हैं और उसके सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। समटाइम्स जब आपको भी यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखती है, हमें उसके सॉल्यूशन पे वर्क करना है कि आखिर इसका जो सॉल्यूशन है वह क्या है। सो अपने वर्क में हमेशा एक्सीलेंस लेकर आए। छोटी छोटी 2 दिन कहानियां और, आपने 2G घोटाला सुना। कहा जाता है 2G घोटाले ने 76,000 करोड़ जो रुपया है, मतलब भारत सरकार का इतना नुकसान किया। ये था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। और ये घोटाला एक सिविल सर्वेंट जो कि आगे जाके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, कैग बनते हैं, और ये 11th कैग थे, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हु सर्व एज द 11th कैग ऑफ इंडिया, और ये थे विनोद राय। इनके द्वारा 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला है, 2G स्पेक्ट्रम जो स्कैम है, उसको प्रकाश में लाया गया था। उसके बाद सीबीआई ने लगभग 700 पेजेस की जो एक एफआईआर है, 700 पेजेस की जो चार्जशीट है वो दाखिल की थी। ठीक है, तो बाद की बात अलग है कि मामला रफा दफा हुआ, केस का क्या हुआ, बट अगर ये चीजें लाइमलाइट में आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि इस तरह का भी कुछ हुआ है, तो वो इस तरह के ऑफिसर्स के द्वारा ही। आपने सीईओ नीति आयोग के अमिताभ कांत का नाम बहुत सुना होगा। आप बताइए कि वर्तमान में जो अमिताभ कांत है वो आखिर किस पोस्ट पर है। तो अमिताभ कांत जो है वे जाने जाते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए, और मेक इन इंडिया एक ऐसा कैंपेन था जिसने कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए देश को, भारत को पूरे विश्व के लिए एक एक्सपोर्टर, एक हब बनाने के लिए जो काम है वह किया। तो मेक इन इंडिया का जो फॉर्मर है और सारी चीजें हैं, फॉर्मेट है, वो सब किसके द्वारा, तो अमिताभ कांत। ऐसी कई और स्कीम्स, ऐसी कई और कहानियां हैं जो हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आप जरूर जानेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। और जो बच्चे चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है बट उनके सामने किसी तरह का बैरियर अगर फाइनेंशियली है, या वो चाहते हैं कि सिविल सर्विस डे के मौके पर कुछ बेनिफिट आप सभी को हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अप टू 60% ऑफ आपको सिविल सर्विस डे के उपलक्ष्य में अभी सभी यूपीएससी के बैचेस पे दिया जा रहा है। संकल्प हिंदी है ना, टाइटन इंग्लिश, प्रहार हिंदी एंड यूपीएससी ऑप्शनल के लिए भी। तो आप एक बार पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर जाकर यूपीएससी सेगमेंट में इन सभी बैचेस को इस प्राइस पर 60% अप टू ऑफ पर अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।